बिहार में हो रहे विशेष सर्वेक्षण, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी। जैसे कि सभी को पता है कि बिहार में अभी सभी ज़मीनों का सर्वे शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से पूरे बिहार में सभी ज़मीनों का सर्वे होना शुरू हो गया है। इसको शुरू करने से पहले सभी गांवों में, मौजा में या पंचायत में विशेष सभा किया जा रहा है और इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कोई जानता है, जो बुजुर्ग हैं उनको पता है कि बहुत पहले, लगभग 100 वर्ष से पहले ही सर्वे हुआ था। सर्वे में होता क्या है कि ज़मीन किसका है, हकीकत में उसका है या किसी और का है, इसका पता चल जाता है। ऐसे भी होता है कि बिहार में लोग दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करके रखते हैं, उनके पास कागजात नहीं होता है और कब्जा करके अपने दखल में रखे हुए हैं। तो इस सर्वे में सभी लोगों को अपने अपने ज़मीन का जो भी वास्तविक कागज़ है, ऐसे आपको रसीद, करेंट देना अनिवार्य है। करेंट ना है तो पुराना होगा तो करेंट कटवा लेंगे, अच्छा रहेगा, या पुराना भी रसीद चलेगा। अगर कोई ज़मीन आपका खानदानी है, बहुत पहले से भी पूर्वजों से आते रह रहा है, पुश्तैनी है, तो उसका आप लोग खतियान निकाल लेंगे, या लिखवाया गया ज़मीन है तो उसका दस्तावेज आपके पास होगा, उसका दाखिल खारिज हुआ होगा। घबराने की बात नहीं है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो करवा लेंगे, या ज़मीन पर कब्जा और दस्तावेज आप वहाँ पुट करेंगे, यानी देंगे, जो भी अधिकारी जाएंगे उनको देना होगा। ये सर्वे सरकार के द्वारा इस व्यू से कराया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि सरकारी ज़मीन कहाँ निकल रहा है, किसने किसके ज़मीन पर कब्जा किया है। अगर सरकारी है तो सरकार को मिलेगा, अगर वास्तव में किसी का होगा तो उसको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से एक क्वेश्चन और करेंगे कि इसके साथ साथ अगर चकबंदी की प्रक्रिया होती ना तो रैयतों के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि एक मौजा में हमको लगता है कि किसी रैयत को 10 गो 20 गो पलवट है। पलवट हो सकता है कि कोई 10 कट्ठा का, 5 कट्ठा का, 1 कट्ठा का, 10 दूर का, ऐसे भी होता है। तो चकबंदी की प्रक्रिया में उसको एक जगह मिल जाता है। सरकार अभी ऐसी व्यवस्था नहीं की है, लेकिन करना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं सर्वेक्षण पर, विशेष सर्वेक्षण जो बिहार में चल रहा है इस पर। हम आपको यह डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की जो मार्गदर्शिका है। इसमें बहुत लोगों को त्रुटि है, समझ नहीं आ रहा है। वो कहीं जा रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बता दें कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया में कौन कौन से प्रपत्र है, उसको कैसे भरना है, आप यहाँ देख रहे हैं। विशेष सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले जो प्रपत्र है उसका विवरणी हम दिखाएंगे एक एक करके, और आपको कब देना है ये भी आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रपत्र सामने आ रहा है, इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। अमीन डैम, हर ब्लॉक में अमीन को बहाल कर दिया गया है। अमीन जो भी होंगे अपने और पदाधिकारी के द्वारा उनके साथ में हर मौजे में जाएंगे। मौजा यानी गांव जहां ज़मीन है, हर गांव का थाना नंबर अलग होता है जिसको मौजा कहते हैं। हल्का जिसको अभी पंचायत के रूप में बटा गया है। उसके बाद यहाँ अमीन डायरी में अमीन का नाम होगा, मौजा का नाम होगा यानी उस गांव का नाम होगा, या शहर में हो सकता है वार्ड का नाम होगा।
थाना संख्या होगा। थाना संख्या जो थाना वर्तमान है वो नहीं होता है। पहले जिस समय सर्वे हुआ था उस समय थाना एक था और गांव बहुत सारे थे, और वही थाना नंबर दिया गया था। और आज लगभग हमको लगता है कि थाना की संख्या बढ़ गया है, इसलिए अभी थाना नंबर वही चल रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर ये हो जाता है तो इस सर्वे के बाद हो सकता है कि वर्तमान थाना है उसका नंबर आप लोगों को मिल जाए। घबराने की बात नहीं है, किसी भी मैटर पर घबराने की बात नहीं है। अगर लगता है कि इस मैटर में समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना है, हम बताएंगे उसको। अभी यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर यहाँ दिनांक, यानी कि इस लाइन में डेट डालेंगे। वो अमीन साहब जो अमीन आएंगे उनका डायरी है। गांव सीमा सत्यापन एवं किस्तवर कार्य। जैसे जैसे वो आएंगे खेतों पर, लोगों के ज़मीनों पर, और उनके ज़मीन पर खड़ा होकर उसको पूछेंगे कि किनका ज़मीन है, और डिजिटल मापी करेंगे। वास्तव में उसका कागजात आप देंगे, अगर सही है तो ओके, अपना भर के ले जाएंगे। खेसरा की कुल संख्या अगर आपके द्वारा जो दिया गया है उसमें सत्यापन में मैंने कुल कितने खेसरे हैं, खेसरा जो सर्वे नंबर जिसको आप लोग प्लॉट नंबर सर्वे नंबर बोलते हैं वो है। क्षेत्रफल उसका एरिया जो होगा वो अपना माप कर या जिस प्रकार से वो इसमें लिख कर ले जाएंगे। डेट लिखेंगे, उनको ये देना होता है, अमीन डायरी है। अगर मान के चलिए कि अगर एक डेट में निकलते हैं तो कितना मापते हैं, कैसे करते हैं, वो अपना लिखते चले जाएंगे। पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता, जैसे किसी पूर्वज के नाम से होगा तो वो खातेदार का नाम लिखेंगे और उसका पूरा पता लिखेंगे। खेसरा की कुल संख्या कितनी होगी वो लिखेंगे। इसमें भी खेसरे की कुल संख्या आ रही है, इसमें भी क्षेत्रफल आ रही है। और सहायक बंदोबस्त उनके साथ जो पदाधिकारी होंगे, अमीन को जांच एवं मापी के बाद वादों की संख्या एवं तिथि। अगर जांच किया गया या मापी किया गया उस समय किसी ने बोला कि मेरा है, किसी ने बोला कि मेरा है। अब जब 10 आदमी उस पर बोल रहे हैं कि मेरा है तो 10 आदमी उनको तो कागज़ देंगे। अगर जिनका वास्तव में होगा, सरकार के पास रिकॉर्ड है ही, और उस रिकॉर्ड से मैच करा के उनको जो है सौंपा जाएगा कागजात। जांच प्रतिवेदन शिविर में वापस करने की तिथि। जांच प्रतिवेदन जो फॉर्म लगेगा उसके बाद उस फॉर्म को जो वापस करेंगे उस डेट डाल के वापस करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। ये अमीन की डायरी है, ये आप लोगों को भरने के लिए अगर कहेंगे तो भरा जाएगा, नहीं कहेंगे तो खुद अपना भर के ले जाएंगे। जांच के जांच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, अमीन का हस्ताक्षर होगा, जांच करेंगे उस दिन। अब ये जो है प्रपत्र के बाद इसमें 28 को मिलेगा पेज। 28 पेज में कौन कौन से पेज आपके लिए मैंने काम लायक है और कौन से काम लायक नहीं है वो देखते हैं। ये जो प्रपत्र 1 है इसमें नियम 4 का उपनियम 1 यानी उद्घोषणा पत्र है। यहाँ राजस्व ग्राम कौना गांव का मतलब एरिया है, क्षेत्र है, खेत है, ज़मीन है। थाना संख्या उस गांव का क्या है, वो किस ब्लॉक में पड़ता है, उसका जिला क्या है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख लिए कि राजस्व ग्राम जो गांव का नाम होगा वो लिखा जाएगा, थाना नंबर जो होगा लिखा जाएगा, यहाँ उस ब्लॉक का नाम लिखा जाएगा, जिला के सभी भूधारियों या लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरित द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसल ऐसे अन्य बाधाएं जैसे कि आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन न उत्पन्न हो। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित करें। यानी कि हम इस प्रपत्र के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि जिस दिन अमीन साहब जाएं आपके ज़मीन पर तो ज़मीन के जो कोण होता है, जो डरेर होता है आपका जहाँ से जहाँ तक है,
वहाँ पर या तो लंबे लंबे ईंट का बने या मिट्टी का बने, चाहे देखते हैं इस समय सीमेंट का बना पोल आ रहा है, उसको लगा देंगे, गाड़ देंगे, तो उनको मापने में तकलीफ नहीं होगा। अगर जाते हैं पैमाइश करने, मापने, तो उस समय कहीं हो सकता है कि जंगल हो, कहीं फसल खड़ा हो, तो उस समय दरेड़ नहीं दिखाई देता है। तो उस स्थिति में वहाँ पर आपको खड़ा होकर मापी कराना होगा, बताना होगा, या वहाँ पे कुछ गाड़ के रखना होगा ताकि चारों कोण दिखे और बाधा न उत्पन्न हो। इसलिए यह बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा मतलब हस्ताक्षरित करके दिया जाता है ताकि आप लोग उनको सहयोग करें। आप लोग अगर सहयोग ना करेंगे तो मापी में दिक्कत होगी और आगे चल के आपको भी दिक्कत होगी। आप कहेंगे कि मेरा मापी नहीं हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया। अब जो प्रपत्र दिखा रहे हैं, यह प्रपत्र सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि रैयत को तो अपने ज़मीन का उद्घोषणा करना ही है। और प्रपत्र 2 इसमें बताया गया है कि देखें नियम 6 उपनियम 1, रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। यह प्रपत्र लगभग सभी रैयतों को देना है। इस प्रपत्र के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि यह इसलिए जरूरी है कि यही सब भरा जाएगा। उस गांव का नाम, जहां का जमीन होगा, उस थाना नंबर जो पूर्व में बहुत पहले का जो है नंबर, थाना नंबर जमीन के रसीद पे चलते आ रहा है, वो दिया जाएगा। अगर ये सब न पता होगा तो अपने रसीद जो नेट से निकालेंगे उस पर सब रहेगा। हल्का यानी पंचायत होगा तो पंचायत, या नगर निगम होगा तो उसका भी वार्ड अलग अलग होता है, उसके अनुसार आप लेंगे। ये जो पुलिस थाना है, वर्तमान में जो पुलिस थाना होगा वही पुलिस थाना आप यहाँ लिखेंगे। ये अंचल यानी कि जो ब्लॉक है आपका, जिसको आप अंचल के नाम से या ब्लॉक के नाम से जानते हैं, प्रखंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जिला है, जिला का नाम लिखेंगे, किस जिला में हो रहा है यानी कि सर्वे किया जा रहा है। रैयत का नाम यानी कि यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा जिनका जमीन है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो अकेले हों। अगर उसमें 4 भाई 5 भाई हैं, या कोई अकेले लिख देता है तो अकेले लिखने से नहीं होगा, उस पर फिर आपको फाइट करना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, झगड़ा आगे पहले रह जाएगा। इसलिए इसके लिए आपको वंशावली बना के रखना होगा। और रैयत का नाम यहाँ लिखा जाएगा, और यानी कि उसके साथ कौन कौन हिस्सेदार है उसका नाम भी रहेगा, अंश भी रहेगा, अगर कोई हो तो रहेगा, एवं रैयत के पिता का नाम। यहाँ जितना मतलब रहेगा वो लिखा जाएगा। अस्थाई पता, इसमें एड्रेस लिखा जाएगा। खाता नंबर, ये खाता नंबर आप भूल से बैंक का खाता नंबर मत दे दीजिएगा। यह खाता नंबर जमीन का खाता नंबर होता है। उस खाते में आपका जमीन होता है, उसमें आपका पलवट नंबर होता है, जिसको खेसरा जानते हैं। अब रहा बात यहाँ रकबा का, रकबा पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ रकबा ए और डी लिखा हुआ है। यहाँ ए का मतलब एकड़ होता है, डी का मतलब डिसमिल होता है। तो मेरे ख्याल से एकड़ में बहुत कम ही लोगों का आएगा, एकड़ में बहुत कम ही लोगों का आएगा, और अधिकतर लोगों का डिसमिल में आएगा। तो डिसमिल में आप लोगों को करने नहीं आएगा तो गूगल से सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग डिसमिल होता है। हम जहाँ से बता रहे हैं यहाँ का डिसमिल, एक कट्ठा का जो डिसमिल चलता है 3.719, ध्यान रखिएगा 3.719 डिसमिल इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। अब चौहद्दी, जो वर्तमान में चौहद्दी होगा वो लिखना पड़ेगा। इसमें चौहद्दी आपको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। जमीन का किस्म यानी कि जमीन जोत है, कहने का मतलब कि 2 फसल वाला है कि 1 फसल वाला है कि पड़ती है कि पेड़ लगा हुआ है, तो ये इसमें लिखना होगा। शेष छोड़कर, जैसे आप रसीद कटवाते हैं तो उस पर शेष लगता है, तो शेष का जो पेमेंट होता है वो मत जोड़िएगा। और छोड़कर जो लगान लगता है आपको, वह लगान यहाँ लिखना होगा। अगर पता होगा तो लिखिए, न पता होगा तो आप रसीद करेंट देंगे, उससे यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ बात आ गई जमाबंदी की। आप रसीद करेंट निकालेंगे तो उसमें 2 जमाबंदी दिखेगा। एक पुराना जमाबंदी जो 2 अंक 3 अंक का हो सकता है, और एक नया जमाबंदी जो कंप्यूटरकृत है, वह जमाबंदी ज़्यादा लेटर में होगा। तो आप वहाँ आए हुए अधिकारियों से सहयोग कर लेकर, या तो पुराना से काम चल जाता है तो पुराना लिख दीजिए, नहीं तो नया चाहिए तो आपको नया भी लिखना पड़ेगा। ऐसे रसीद आपको तो लगाना ही है।
भूमि पर अगर किसी पक्ष का दावा होता है, जैसे मान के चलिए जमीन आपके कब्जे में है, आपने कागजात दिया, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह जमीन मेरा है, तो वो कागजात पुट करेगा, कागजात सरकार को देगा। अगर वो किसी हिस्से का है, किसी बंटवारे का है, या किसी लेन देन का, पहले ऐसे भी लेन देन होता था कि कोई बोला कि आप यहाँ ले लीजिए, आप वहाँ ले लीजिए, और लिखित नहीं किया लोग, बाद में पता चला कि हमने जो दिया था वो मेरे ही नाम से है, हमने जो लिया था वो उसके ही नाम से है, तो आज सर्वे में उसी का नाम शो करेगा, उसको जमीन मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ कि पहले लोग यह देखकर लेन देन करते थे कि जाने दो 2-4 कट्ठा बेसी है तो वही रखे। पहले जमीन का उतना वैल्यू नहीं था, इसलिए लोग ईमानदार थे और 1-2 कट्ठा बेसी भी दे देते थे या 1-2 कट्ठा कम भी ले लेते थे। वैसे उस समय के लोग थे, संतुष्टि लोगों को था। आज के लोगों को संतुष्टि नहीं है, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस स्थिति में आपके नाम से दस्तावेज है तो जो आपने दिया होगा या लिया होगा वही उसी का सर्वे आप कराएंगे, आप झगड़ा न करेंगे, अन्यथा उसको तो मिलना ही मिलना है, और नहीं मिलेगा तो ना आपका ना मेरा हो जाएगा सरकार का, तो लेते रह जाइएगा, क्या लेता लेंगे आप। अभियुक्त अगर कोई है, उस पर कोई केस उस किया है, कोई और है, तो उसको देना होगा। तो ये सब बातें को ध्यान में रखकर झगड़ा नहीं करना है, और आप शांतिपूर्वक घोषणा पत्र, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम घोषणा करता हूँ, करते हैं, या स्व घोषणा कोई में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी में सही है, स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि मैं जवाबदेही होंगे। मतलब कि जो मैं घोषणा करता हूँ या मेरे द्वारा दिया गया जो है ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर गलत पाया जाता है तो मैं खुद जवाबदेह हो जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आता है, इस प्रपत्र को 2 प्रति में दाखिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि 2 पत्र में, ये प्रपत्र 2 सभी को जरूरी है। अगर जरूरत होगा तो हम PDF डाल देंगे, आप वहाँ से ले लेंगे। ये प्रपत्र 2-2 पेज लगेगा, 2 प्रपत्र लगेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी या कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण पत्र के रूप में लौटाया जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि आप लोग कहीं जाते हैं, कुछ लेटर देते हैं तो रिसीविंग मांगते हैं, ठीक दोनों सेम भरा जाएगा, और एक रिसीविंग के रूप में आपको दस्तखत करके दे दिया जाएगा, और एक अधिकारी रख लेंगे। यहाँ रैयत, जो अंगूठा लगाने वाले होंगे अंगूठा लगाएंगे, जो हस्ताक्षर करने वाले हस्ताक्षर करेंगे, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर भी लिखेंगे। बता दें कि यहाँ मोबाइल नंबर आपको 2 देना होगा, इसलिए 2 देना होगा कि मोबाइल नंबर किसी पर फोन नहीं लगता है तो किसी पर लग जाए, और ऐसा ना कि मोबाइल नंबर दे दीजिए उसका रिचार्ज मत कराइए तो जो है उस पर लगेगा नहीं फोन, और बाद में आपको तकलीफ होगी। आगे हम प्रपत्र आगे दिखाते हैं। इस प्रपत्र 3 में आप स्व घोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र देखेंगे। अब देखिए उसके विरुद्ध में जो घोषणा पत्र देते हैं उसके विरुद्ध में अगर सत्यापन गलती हो जाती है तो आपको ये देना होगा। राजस्व ग्राम, गांव का नाम, जहां जमीन होगा, थाना नंबर, उस जमीन का मौजा का थाना नंबर होता है, हल्का नंबर यानी पंचायत होगा, अंचल यानी कि ब्लॉक होगा, प्रखंड होगा, जिला जो आपका होगा। रैयत का नाम आप तो जानते ही हैं, इसमें रैयत का नाम अगर कोई लेट से देखेगा वीडियो तो वो जानेगा इसमें कि रैयत यानी जिनके नाम से जमीन है। अभी वर्तमान में जो अगर जो जिंदा हैं वह रैयत का नाम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वंशावली के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि पुरनका के नाम से है तो वंशावली तो देना ही पड़ेगा। अगर आपके नाम से है तो आप रैयत के नाम में अपना खुद का लिखेंगे। अगर आपके दादा परदादा के नाम से है, वो गुजर चुके हैं और आप जिंदा हैं, तो वंशावली में आपके नाम के पास आके इंड होता है तो आपको नाम देना होगा। रैयत द्वारा दाखिल स्व घोषणा का क्रमांक, इसमें क्रमांक डाला जाएगा कि मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या है। अब भूमि का ब्यौरा, यहाँ खाता नंबर हम पहले ही बताए हैं कि खाता नंबर जमीन का देना है, न कि अपने बैंक का खाता नंबर देना है। खेसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होता है, सर्वे नंबर जो पीछे हो चुका है सर्वे, उसका नंबर आपको मिला होगा, उस पर रसीद पर होगा। अगर नहीं होगा तो नक्शा से निकालेंगे। जमीन आप जोत रहे होंगे, बो रहे होंगे, तो नक्शा में तो वह पहचान लेंगे ना कि कहाँ मेरा जमीन है, कौन सा प्लॉट है, तो उससे निकाल लेंगे। रकबा यहाँ पे एकड़ में अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो डिसमिल में यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि आपका जमीन एकड़ में होगा तो एकड़ में लिखाएगा। यहाँ हेक्टेयर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एकड़ दिया है, डिसमिल दिया है। अगर डिसमिल में होगा तो यहाँ जो भी अगर 3.719 यानी 1 कट्ठा है तो 3.719 लिखने के बाद आपको यहाँ पे डी लिख देना होगा, डिसमिल। चौहद्दी यहाँ पे लिखना होगा, बहुत छोट छोट लिखना पड़ेगा। भूमि का वर्गीकरण किस किस्म का, कैसा वर्गीकरण यानी किस प्रकार का है,
कहीं घरों बनाने वाला है, कहीं जोतों वाला है। जमाबंदी संख्या जो पुरान का होगा छोटा अंक का होगा, जो नए का होगा बड़ा अंक का होगा, यानी ज़्यादा लेटर उसमें होगा, अंक होगा उसमें आपका कंप्यूटराइज। शेष को छोड़कर लगान क्या लगता है आपको चार्ज, वो लगाना होगा। भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई, खाता संख्या वो लिखेंगे, खेसरा संख्या लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, चौवादी लिखेंगे। अगर कोई अभियुक्त होगा तो उस पर कंप्लेन करेगा कि मेरा है, करेगा तो उसका सबूत देगा, बिना सबूत का तो कोई कंप्लेन करेगा नहीं। अब यहाँ अमीन भी हस्ताक्षर करेंगे, कानूनगो जो होंगे वो भी हस्ताक्षर करेंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे वो भी हस्ताक्षर करेंगे। आइए आप कोशिश कीजिएगा कि 2-2 पेज रखिए, आपका काम आएगा। कहीं एक गलत हो जाएगा तो आप फट से दूसरे में भर लेंगे, ऐसे तो 2 पेज आपको देना ही है। आगे आपको बताते हैं, ये प्रपत्र देखिए वंशावली के रूप में इसी को देना होगा। अब इसको हम दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये प्रपत्र 3 है, 3 के 1 वंशावली। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इसमें वंशावली आपको देना है। अब हम बता दें यहाँ पे कि यह जो वंशावली है शिविर में अधिनियम धारा 5 के 1 के अनुसार ये बनेगा। सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब खुद अपने वंशावली बनाकर देते हैं। उपरोक्त विषय में संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग अपना नाम, यहाँ पुत्र पुत्री यानी नाम, उसके बाद यहाँ दिख रहे हैं कि श्रीमती लिखा हुआ है, और श्रीमती मतलब श्री और श्रीमती लिखा हुआ है। जो स्त्री होंगे अपना श्रीमती रखेंगे, एगो काट देंगे, अगर नहीं पुरुष हैं तो श्री रखेंगे, मती काट कर देंगे। के है उसमें उनका नाम, पुत्र पुत्री का नाम, यानी पुत्री के नाम, पत्नी के नाम, निवासी, गांव का नाम, थाना वर्तमान में जो थाना है वो, अंचल, ब्लॉक, जिला, जाति यहाँ लिखेंगे। भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संकलन प्रपत्र में अंकित है, यानी कि एगो तो एड्रेस जो आपका निवास स्थल है वहाँ का होगा, और जमीन कहाँ का है, ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संकलन प्रपत्र 2 में अंकित है। स्व यहाँ पे मतलब नाम, पिता का नाम, गांव, जो राजस्व ग्राम, गांव का नाम जहाँ जमीन है, ब्लॉक, जमाबंदी क्रमांक, जमाबंदी नंबर की खतियान में अंकित है। उन्हें खतियान जिनके नाम से होगा उनका नाम भर कर आपको देना होगा। और नहीं समझ में आएगा तो किसी से सहयोग ले लेंगे, लेकिन गलत नहीं भरेंगे। आप जितना साफ भरेंगे, जितना सही भरेंगे, वही आपका काम आएगा। अन्यथा अगर काट कुट होगा, नहीं समझ में आएगा वो लोगों को, अधिकारी लोगों को, तो वो उसको छोड़ देंगे या गलत प्रविष्टि हो जाएगी नेट पर या आपके कागज में, तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में बहुत दौड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है कि वंशावली जो देंगे उसका यहाँ ब्यौरा है, डिटेल वंशावली, वंश वृक्ष, मूल खतियान, पंजी 2 के अनुसार नीचे जो है टेबल में बना कर देंगे लोग, वो यहाँ पे अपना दस्तखत कर देंगे और दे देंगे, यहीं से काम हो जाएगा। ऐसे तो सबको जानता है कि बनता है आपका कोर्ट से, तो कोर्ट से बना हुआ है तो ठीक है, जिनका बंटवारा है ठीक है, अन्यथा आपको ये देना ही है। अब आता है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, यानी कि मान के चलिए वंशावली देते हैं, अगर आपको मान के चलिए कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा ज़मीन है, तो 4 भाई हैं अगर, तो चारों भाई का इसमें नाम आ जाएगा, उनके पिता का नाम आ जाएगा, स्थायी पता आ जाएगा, खाता नंबर ज़मीन का आ जाएगा, अब सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर आ जाएगा इसमें, और उसके बाद यहाँ पे कितना कितना ज़मीन उन लोगों को मिला है सब आ जाएगा, इसमें चौहद्दी आ जाएगा, इसमें जमाबंदी नंबर आ जाएगा, और इस प्रकार से इस प्रपत्र को भरकर आप देंगे। ये आपने 7 नंबर प्रपत्र देखा। और यहाँ पे मृतक यानी मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि या वर्ष, इसमें तिथि तो याद बहुत लोगों को नहीं होगा तो साल लिख सकते हैं। जमाबंदी संख्या की विवरणी, बलगुजारी रसीद, खतियान की नकल उपलब्ध हो तो, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज, जिस जमीन को आप दखल में रखे हैं उसका कागजात देना होगा। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति देंगे। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले या मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, आवेदनकर्ता के वोटर कार्ड की छाया प्रति, मतलब ये सब कागजात आपको वंशावली के साथ देना है, और यहाँ अपना पूरा पता एड्रेस लिखना है। अब आते हैं इस मार्गदर्शिका में, अब इसको हम आप दिखा रहे हैं आपको
ये जो देख रहे हैं यदास्त पंजी, अमीन द्वारा आधारित किए जाने वाले कि संधारित किए जाने वाले यदास्त पंजी। अब इसमें देखिए, इसमें बंदोबस्त कार्यालय का नाम है, अंचल है, पंचायत है, शिविर कहाँ लगा था वो है, और कार्यालय का नाम है, राजस्व ग्राम है, थाना संख्या यहाँ पे वो भराएगा जो खाता रसीद में होगा, जिला, अमीन का नाम एवं पंजीयन संख्या, यदास्त क्रम, नया खेसरा और पुराने खेसरा का ब्यौरा, पुराना खाता, पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता इसमें लिखाएगा। और इसके बाद देखिए, अगर न दिखाई देगा तो और बड़ा कर देंगे। अब तो दिख रहा होगा। अब यहाँ पे वर्तमान में किसके दखल में है, उनका नाम, उनका पता, और यहाँ पे वर्तमान दखल का वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियान रैयत दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का संबंध एवं दावे से संबंधित दस्तावेज कोई दखल करके रखा है, हिस्सेदारी में है या जबरन किया हुआ है, उसका ब्यौरा यहाँ देना होगा। अन्य कागज साक्ष्य के आधार के रूप में दावा किए जाने वाले भूमि का रकबा, दखल के अंतर्गत की भूमि का खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का नाम, यानी खेत में जब उपस्थित रहेंगे तो वहाँ आपका नाम लिखा जाएगा कि कौन व्यक्ति उपस्थित था, किनका ये जमीन है, मौके पर अनुपस्थित किंतु बाद में उपस्थित रैयतों का हस्ताक्षर या तिथि। कभी कभी ऐसा होगा कि खेत में जाने के समय आप नहीं रहेंगे तो अमीन साहब चले आएंगे, तो बाद में आप उपस्थित होंगे तो उस ब्यौरा में ये दिया जाएगा। आदेश का विवरणी है, प्रविष्ट 6 में प्रविष्ट की गई तिथि, अभियुक्त अगर कोई है तो डलाएगा, नहीं तो नहीं डलाएगा। विशेष तौर पे आप उन लोगों से पूछ भी सकते हैं जिन लोगों को सभा में आप जानते हैं या सभा में वो लोग बताएंगे, सभा में तो पहले यही बताया जाएगा। अब आगे आते हैं प्रपत्र 4 में, यानी गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र, जौना जमीन पर विवाद है उसके लिए ये भरा जाएगा। और देखिए इसमें